नमस्कार, स्वागत है आपका आयुर्वेद। आज का टॉपिक बड़ा आसान सा टॉपिक है, अन्न व स्रोतस की व्याधियां और उनसे होने वाले विकार और उनका कोरिलेशन चिकित्सा में किस तरीके से करना है, चरक चिकित्सा में उसका क्या कोरिलेशन है और प्रैक्टिकली हम उसे किस तरीके से देखते हैं। इन सभी सवालों के उत्तर साइंटिफिकली देंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले जब चरक चिकित्सा का हम अध्याय 15 देखते हैं तो वहां पर अचानक से अग्नि और अजीर्ण के बारे में बातें आती हैं। अब ये कोरिलेट कैसे होता है और कैसे इसे समझना चाहिए, उसके बारे में हम शुरुआत लेते हैं। अन्न व स्रोतस का रेफरेंस चरक विमान स्थान अध्याय 5, जहां पर क्लियरली मेंशन है कि अन्न व स्रोतस दुष्टियां के हेतु क्या होते हैं। HLA ट्राइंगल को हम फिर से देखेंगे। H मतलब हेतु, L मतलब लक्षण और C मतलब उसकी चिकित्सा। लक्षणों को आने से पहले हमें हेतु जानना बड़ा आवश्यक है। अन्न व स्रोतस दृष्टि के जो मूल हेतु हैं उसमें जब हम उसका रेफरेंस देखते हैं तो हमें मिलता है अतिमात्रस्य च अकाले च अहितस्य भोजनात्। तो फर्स्ट सेगमेंट आता है अतिमात्रा। अब ये मात्रा कैसे तय करी जाए कि हमारी मात्रा जो है, प्रत्येक व्यक्ति की मात्रा अलग अलग होगी। जो प्रत्येक व्यक्ति की क्योंकि प्रकृति अलग अलग है, उसके सेगमेंट अलग अलग है, उसकी बॉडी टाइप अलग है, उसकी थॉट अलग है, उसकी वर्किंग पैटर्न अलग है। इन सभी में मात्रा का निर्णय कैसे करें? सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है, जो कि लाइन शब्द लिखा है अति मात्रा से। अब मात्रा का चयन कैसे करें? इसके लिए भी कोरिलेशन दिया है, इसके लिए भी साइंटिफिक हमारे पास वैलिडेशन है। आप जाइए चरक विमान स्थान अध्याय 8 में और श्लोक नंबर 120 में देखिए, वहां पर क्लियरली लिखा है कि आहार की मात्रा का निर्णय कैसे किया जाए, इसकी परीक्षण बताइए। इसकी परीक्षण में कहा जाता है कि 2 सेगमेंट में इसको डिवाइड करें। एक तो है अभ्यवरण शक्ति, मतलब कि कितना खाने की क्षमता है व्यक्ति की, और जरण शक्ति, वो कितना पचा सकता है। इन दोनों चीजों को अगर आप थोड़ा सा रूटीनली समझें तो आपको एक व्यक्ति की अति मात्रा जो है वो ना होके उसकी मात्रा प्राप्त होगी। सपोज एक पेशेंट आपके सामने है जो आपको बोलता है कि सर मैं 4 रोटियां खाता हूं लेकिन तब भी मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है, मुझे ऐसा लगता है मुझे भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, मेरी बॉडी हैवी है और साथ ही साथ मुझे नौशिया फीलिंग रहती है, कभी कभी उल्टी जैसा भी लगता है। इसका मतलब है हमें लक्षणों की कुछ प्राप्ति हो रही है। इसमें फर्स्ट जो हमें हिंट मिलती है कि उसकी मात्रा कहीं जो उसकी अभ्यवरण शक्ति है उससे ज्यादा मात्रा में तो नहीं खा रहा। तो 2 वैलिडेट रीजन है हमारे पास। चरक विमान स्थान अध्याय 5 जो हमें क्लियरली बोलता है अति मात्रा में खाने से आपको अन्न व स्रोतस दृष्टि के लक्षण क्रिएट होंगे, और सेकंड जो रेफरेंस है चरक विमान स्थान अध्याय 8 श्लोक नंबर 120 जो हमें बार बार इंडिकेट करता है कि आपकी अभ्यवरण शक्ति के अनुरूप ही पेशेंट को या फिर व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। जरण शक्ति से हमें यह प्राप्त होता है कि कितना चीजें कितनी देर में पचती हैं। सुबह अगर उसका मोशन विदाउट एनी प्रॉब्लम, उसकी अपान वायु विदाउट एनी प्रॉब्लम बाहर आती है और उसका मोशन विदाउट टेकिंग एनीथिंग, बहुत ज्यादा गर्म पानी पीने से या फिर कुछ और जो मेजर्स लोग लेते हैं उसके बिना ही अचानक उसे मोशन आराम से होता है, इसका मतलब है कि उसका जो भोजन है वो उसकी मात्रा अनुरूप लिया जा रहा है। फर्स्ट सेगमेंट अति मात्रस्य के बारे में कैसे वैलिडेट करना है, कैसे उसे समझना है, फर्स्ट सेगमेंट क्लियर हुआ। अकाले, अब काल का निर्णय कैसे किया जाए? काल को फिर से 2 भाग में विभाजित किया जाए। एक तो प्रत्येक दिन यानी कि जो हमारा डेली रूटीन है उसके अनुरूप काल को विभाजित करें कि आपका काल कितने बजे आपको भोजन लेना चाहिए, कितने बजे नहीं लेना चाहिए। आइडियली अगर आप जैसे देखें कि ऑफिस टाइमिंग एंड एवरीथिंग अगर आप देखें तो 10 o'clock इन द मॉर्निंग एंड 5 o'clock इन द इवनिंग वी शुड टेक द फूड। 2 आहार काल हमेशा आचार्य चरक ने बताए हैं कि आहार काल 2 होने चाहिए। इसको वैलिडेट करने के लिए जब आप देखेंगे कि जब संसर्जन क्रम के बारे में बताया गया है वमन या विरेचन के पश्चात, तो 2-2 आहार काल प्रत्येक बार बताए गए हैं कि सुबह और शाम का भोजन। तो सुबह और शाम को अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे अगर हम फूड रूटीन बनाते हैं तो ये तो कालवत है। अगर इसके अलावा आप जो पिछला भोजन नहीं पचा है उस मात्रा में लें और बहुत ज्यादा मात्रा में खाना लें तो ये अकाल का सेगमेंट क्रिएट होता है कि आपने सुबह 8 बजे खाना खाया, फिर 10 बजे भी अपनी मात्रा में बिना पचे हुए आपने फिर से खा लिया। तो अति मात्रा से च अकाले सेकंड सेगमेंट भी आपको क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको अन्न व स्रोतस दृष्टि के लक्षण प्राप्त होने के लिए कोई भी रुकावट नहीं होगी, डेफिनेटली वो लक्षण क्रिएट होंगे अगर आपने इन हेतुओं का सेवन किया तो। तीसरा है अहितस्य।
अब देखिए, जैसे मैंने अकाले के लिए आपको बोला, तो जब हमने वैलिडेट करना है तो कैसे वैलिडेट होगा अकाल को। चरक विमान स्थान अध्याय 8 श्लोक नंबर 125, श्लोक नंबर 126 नंबर श्लोक में आपको मिलता है कितने काल में, मतलब कि कितना ऋतुओं के बारे में बताया है। तो इससे हमें ये इंडिकेशन आता है कि आपको ऋतु अनुरूप क्या क्या चीजें लेनी चाहिए, ये भी क्लियर होना चाहिए अकाले से। क्योंकि अगर सपोज हेमंत ऋतु चल रही है और आप कफवर्धक आहार ही ले रहे हैं, तो वो भी मतलब जो काल चल रहा है उसके विपरीत आप भोजन ले रहे हैं, तो वो भी अनफॉर्चुनेटली आपको अन्नवस्रोत दृष्टि क्रिएट कर सकता है। ग्रीष्म के काल में अत्याधिक रुक्ष चीजों का सेवन करना, चणक का इस्तेमाल करना, ये भी आपको अकाले के अंतर्गत में गलत फूड आइटम सिलेक्शन का भी एक बहुत भाव है, जो कि हमारे अन्नवस्रोत दृष्टि का बड़ा हेतु बन सकता है। इसके बाद अहितस्य, हितकारिता किस तरीके से पता चलती है। जो आपके लिए हितकारी है दूसरे के लिए सुखकारी हो सकता है। अब इसको जज करने के लिए जब हमने संहिता में से इसके रेफरेंस निकाले, तो हमें चरक सूत्र स्थान अध्याय 30 श्लोक नंबर 24 में हितकारी और अहितकारी का वर्णन आया, हितायु और अहितायु। अब हितायु में बहुत क्लियरली हमने जब उसे रीड आउट किया और उसे समझा, तो हमें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ, और हमें यह प्राप्त हुआ कि वहां पर स्पिरिचुअल कंसोलिडेशन के बारे में बोला है। अगर आप स्पिरिचुअली, मतलब कि अपने मन को शांत करते हुए, अपनी आत्मा को शांत करते हुए, आपको रिलैक्स करते हुए, किसी को भी दुष्टि ना करते हुए, दान स्वभाव से और अच्छे मन से अगर आप भोजन को लेते हैं, तो वो आपके लिए हितकारी भोजन ही होगा। इसका मतलब आप अगर सात्विक डाइट लेते हैं तो आपके लिए हितकारी ही होगी। ये इससे आपको प्रज्ञापराजन्य जो हेतु क्रिएट होता है अन्नवस्रोतस में, उससे भी शांति मिलेगी, और हितकारिता लेने से आपकी वो हेल्दी लाइफस्टाइल होगी। अब व्हाट इज हेल्दी, व्हाट इज हेल्दी फॉर द कफज, व्हाट इज हेल्दी फॉर द पित्तज, व्हाट इज हेल्दी फॉर द वातज, ये तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। जो व्यक्ति वातज है उसके लिए स्निग्ध आहार का सेवन करना हितकारी होगा। जो कि कफज व्यक्ति है, जिसमें कफ का प्रादुर्भाव है, वहां पर स्निग्ध आहार लेना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि हितकारी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द प्रकृति, अकॉर्डिंग टू द काल, ये सब चीज़ों के कारण हितकारिता होगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कॉमन है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से, अगर अच्छे मन से, अच्छे भाव से अगर आप भोजन लेते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार से अन्नवस्रोतस दृष्टि नहीं क्रिएट होगी। इसका रेफरेंस डायरेक्टली चरक संहिता में दिया है। मैंने वैलिडेट रीजन भी आपको बताया, जो कि आपको मिला चरक सूत्र स्थान अध्याय 30 श्लोक नंबर 24 में, कि हितकारिता की वैल्यूज क्या हैं, हितकारी किस तरीके से समझना चाहिए। तो जो अहितस्य है उसके विपरीत अगर आप हितकारिता का सेवन करेंगे तो वो हेतु नहीं बनेगा, उसके कारण हमें अन्नवस्रोतस दृष्टि नहीं क्रिएट होगी। अंत में जो एक शब्द आता है, जब हम अन्नवस्रोतस दृष्टि के हेतुओं को देखते हैं, तो वहां लिखा है वैगुण्यात्य पावकः। अब विगुण्य मतलब विकृति अगर पावक में हुई है, पावक मतलब अग्नि की विकृति किस तरीके से समझे, इसका वैलिडेट आंसर हमें मिलता है चरक चिकित्सा अध्याय 15 गृहिणी चिकित्सा में, जहां पर क्लियरली मेंशन है कि अग्नि दुष्टि किस तरीके से क्रिएट होती है। क्योंकि गृहिणी की मूल संप्राप्ति अग्नि के कारण होती है, और गृहिणी जो है वो अग्नि का ही मूल स्थान है, जो काय अग्नि का रखने का मूल स्थान है। अगर गृहिणी दुष्ट हुई है तो डेफिनेटली काय अग्नि दुष्ट होगी, और उसके कारण भी बहुत अच्छे से एलेबरेट किए गए हैं। उन कारणों को ही देखते हैं। चरक विमान स्थान अध्याय 5 में जब हमें ये बताया गया कि विगुण्यात पावका के कारण हमारा अन्नवस्रोतस दुष्ट होता है, तो उसको हमने जब क्लब किया चरक चिकित्सा अध्याय 15 श्लोक नंबर 42-43, चरक चिकित्सा अध्याय 15 श्लोक नंबर 42-43, तो हमें मल्टीपल आंसर मिले, जिसमें श्लोक में लिखा था अभोजनात्, अगर आप भोजन ही नहीं करते हैं, जो 2 भोजन काल बताए गए हैं, अगर आप उनमें भोजन नहीं करते हैं तो आपको अन्नवस्रोतस दृष्टि डेफिनेटली हो सकती है। अजीर्ण भोजनात्, अगर आपको पहले से ही कॉन्स्टिपेटेड सिचुएशन है और आपने बिकॉज ऑफ फोर्स, बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, अगर आपने उसमें भोजन किया है, उस टाइम पे आपको भोजन अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि आपकी अन्नवस्रोतस दृष्टि ना क्रिएट हो।
विषम विषमाशनात् मतलब कि विषमता पूर्वक, कभी ज्यादा खा लेना, कभी कम खा लेना, कभी डाइट जितनी है उसके उससे भी दुगना खा लेना, कभी डाइट जितनी है उससे भी बहुत ज्यादा कम खा लेना। ये हम जनरली करते रहते हैं, डे टू डे रूटीन प्रैक्टिस में भी होता है, और ये हमारे हेतुओं के रूप में हमारी पावक यानी अग्नि को दुष्ट करता रहता है, और समहाउ हमें बहुत ज्यादा अन्न व सोतो दुष्टि क्रिएट होती है, जिसके कारण मैक्सिमम पेशेंट जो है अन्न व सोतो दुष्टि के हमारे पास प्रैक्टिस में आते हैं, और हमें उनके एग्जैक्ट रीजन ना मालूम होने के कारण, एग्जैक्ट हेतु ना मालूम होने के कारण हम उन्हें पूरा डाइट शेड्यूल में तो देते हैं, लेकिन कौन सी चीजें लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, इन बारे में जो बार बार यहाँ पर हेतुओं में वर्णन आया है हम उसे अवॉइड कर देते हैं। तो वी शुड मेक दिस थिंग ऑल्सो वेरी क्लियर कि उनमें अजीर्ण अगर है तो हमें उन भोजन नहीं देना है उस टाइम पे। अगर वो विषमाशन कर रहा है, कभी ज्यादा कभी कम आहार ले रहा है, तब भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। असात में गुरु शीत रुक्ष विरुक्षम संदुष्ट भोजनात्, दिस इज वेरी कॉमन, और सबसे ज्यादा कॉमन आजकल यही है, गुरु शीत आहार और संदुष्ट आहार का लेना। पैक्ड फूड मटेरियल, जंक फूड मटेरियल का एक्सेसिव इनटेक आजकल यंग या फिर ओल्ड किसी भी जनरेशन में मिल रहा है। पैक्ड फूड मटेरियल हर लेवल पे चल रहा है, मैदे का इनटेक बहुत ज़्यादा है। जो साथ में नहीं हुई चीज़ें हैं, जैसे कि अगर बुजुर्ग हमारे साथ में रहते हैं और हम उन्हें पिज़्ज़ा और पास्ता खिलाते हैं या फिर मैदे के आइटम्स खिलाते हैं, तो अचानक उनके लिए असात्मता रूप आ जाती है, क्योंकि उन्होंने लाइफ टाइम पे कभी ये चीज़ें खाई नहीं रहती हैं। फॉर द चेंज हम जब उन्हें कहते हैं और वो चीज़ें उन्हें साथ में नहीं रहती और थोड़े थोड़े दिनों में उसे चेंज करते रहते हैं, तो भी प्रॉब्लमेटिक है। कई बार जैसे उत्तर प्रदेश में लोग सरसों का तेल और बिहार में सरसों का तेल अत्यधिक यूज़ करते थे खाने में, अब क्या हुआ, साथ में बनाने के लिए लोग बार बार अपने ऑयल को चेंज करते हैं। मल्टीपल ऑयल चेंजेस के जो भी लॉजिक दिए जाते हैं वो हमारे लिए साथ में नहीं होता, और उनके कारण भी हमारी गृहिणी दुष्ट होती है, और उस गृहिणी दुष्टि के कारण हम अन्न व सोतस दुष्टि और अजीर्ण के लक्षणों को पाते हैं। लोग बार बार ऑयल चेंज करने के बाद भी कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं, लाइट फीलिंग नहीं आती है, उनके मल में अवरोध क्रिएट होता है, उनको हैवीनेस रहती है, उन्हें नौशिया फीलिंग रहती है। इन सब लक्षणों के साथ में पेशेंट हमारे सामने आता है। तो ये असात में गुरु शीत विरुक्ष संदुष्ट भोजनात् ये क्लियरली बताया गया है। जहां पर चरक सिद्धि स्थान अध्याय 3 में आप जाएंगे तो इसका अगला रीजन आपको मिलेगा, जहां लिखा है विरेक वमन स्नेह विभ्रम, मतलब कि यहां पर एक बहुत ज्यादा वैद्यजन्य जो हेतु आता है उसको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। वैद्यजन्य हेतु मतलब कि अगर आप वैद्य हैं और आपने वमन विरेचन और स्नेहपान अच्छे से नहीं कराया, और उनकी हीन और अति मात्रा के कारण अगर किसी पेशेंट को गृहिणी क्रिएट हुआ या फिर अग्नि दुष्टि क्रिएट हुई, तो उसे पहले अजीर्ण के लक्षण मिलेंगे। अगर आपका वमन और विरेचन प्रॉपरली नहीं हुआ, मिथ्या रूप से हुआ है, तो भी आप एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बन जाते हैं अन्न व स्रोतस दुष्टि के। सो वी शुड मेक दिस वेरी क्लियर एंड मेक इट अंडरस्टैंड कि जब आप वमन और विरेचन के लिए किसी भी पेशेंट को प्लेस करते हैं तो उसकी अग्नि की जांच बहुत अच्छे से करें, और उसमें स्नेहपान की मात्रा बहुत अच्छे प्रमाणिक रूप से दें, क्योंकि अगर इसमें गलती होती है तो डेफिनेटली आपको अजीर्ण के लक्षण बाद में भी वमन विरेचन करने के बाद भी मिलेंगे, और वो अजीर्ण जो है वो दोषों की लीन अवस्था में रहेगा, तो कभी भी उसे ठीक करने में अत्यधिक समय लगेगा। सो वी शुड मेक दिस अंडरस्टैंड कि आपकी अग्नि दुष्टि में वमन और विरेचन के गलत तरीके से किए भी एक कारण बनेंगे। अधिकर्षणात् बहुत ज़्यादा कॉमन है। लॉन्ग लास्टिंग जो डिजीजेज हैं, कैंसर के जो पेशेंट हैं, उनमें भी अग्नि दुष्टि होने का एक बड़ा कारण होता है। तो जब भी आप मेडिसिन किसी भी कैंसरस पेशेंट को देने वाले हैं तो उसकी अग्नि जो कि कम हुई है इस हेतु के कारण, जो कि बहुत ज़्यादा कर्षण हुआ है, तो हमें पहले स्नेहपान करके या फिर उसकी अग्नि को दीपन करके, अग्नि दीपन के द्रव्यों के माध्यम से फिर ट्रीटमेंट मॉड्यूल स्टार्ट करना चाहिए। तो अधिकर्षणात् हमें एक इंडिकेशन देता है कि आपको इन्हीं कारणों से कोई प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट हो रही है, जैसे लॉन्ग लास्टिंग पेशेंट है, लॉन्ग डिजीज लास्टिंग पेशेंट है, तो उसमें आपको सोच समझ के चिकित्सा करनी चाहिए। और ये एक और इंडिकेशन है कि आपको अगर लॉन्ग लास्टिंग पेशेंट है और उसका वेट बहुत रिड्यूस हो गया है, तो उस पेशेंट में अग्नि दीपन हमारा प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। देश काल ऋतु इनके कारण भी, ऋतु मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था। काल के बारे में भी मैंने बताया था कि अगर आप अन्य काल में खाना लेते हैं, जैसे कि आपका इंडाइजेशन आपको पहले से ही है और आप उसके ऊपर से खाना ले रहे हैं, तो भी आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी।
देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगहों पे खाते हैं। जैसे कि जब हम दिल्ली जाते हैं या फिर नॉर्थ इंडिया जाते हैं तो आपको देखने मिलेगा कि लगातार लोग साउथ इंडियन फूड को बहुत हैवी क्वांटिटी में खाते हैं। जो नॉर्थ इंडियन फूड उसका फोटे नहीं है, जो साउथ इंडियन फूड जो प्रोवाइड हो रहा है नॉर्थ इंडिया में इन रेस्टोरेंट, तो आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि ये देश के विपरीत आप भोजन जो ले रहे हैं लगातार, उसके कारण भी आपकी जो पावक है यानी कि अग्नि है वो दुष्ट हो रही है, और वो भी आपके इंडाइजेशन का और या फिर अन्नवस्त्र दुष्टि का एक बहुत बड़ा हेतु है। लास्ट में मल में मूत्र के विधारण करने से, ऐसा रेफरेंस जब भी आता है तो यू शुड ऑलवेज रेफर चरक सूत्र स्थान अध्याय 7, जहां पर आपको प्राप्त होगा कि अरुचि या फिर ऐसा अन्नवस्त्र दुष्टि का कौन सा लक्षण किन किन वेगों के विधारण से होता है। तो आपको मिलेगा उद्गार के वेग का विधारण करने से, क्षुधा के वेग का विधारण करने से, और नेत्र से अगर एक्सेसिव लेक्राइमेशन हो रहा है तो इससे भी। जब आप नेत्रों के बारे में देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि अगर एक्सेसिव लेक्राइमेशन हो रहा था और आपने उसे रोका था, इसका मतलब है कि जो नेत्र जो कि पित्त का स्थान है वही हमारी पित्त और मज्जा की दुष्टि क्रिएट कर के लक्षण दिखाता है, और मज्जा दुष्टि भी नेत्रों से लिंक्ड है। तो इसीलिए वाष्प का अवरोध करने से, मतलब कि आंसुओं को भी रोकने से, क्षुधा को भी रोकने से और उद्गार को भी रोकने से, इन तीनों के रोकने से हमें पावक दुष्टि यानी अग्नि दुष्टि के लक्षण प्राप्त होंगे, और वो अग्नि दुष्टि के लक्षण कॉमनली अन्न व स्रोतस दुष्टि के भी लक्षण होंगे। देन अगेन वी विल रेफर चरक विमान स्थान अध्याय 5, और हमें प्राप्त होगा कि चरक विमान स्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 7 में अनन्नाभिलाषा, आरोचक, अविपाक और छर्दी ये मेन लक्षण मिलते हैं। मतलब कि भोजन की इच्छा ना होना, डिस्पेप्सिया क्रिएट हो जाना, उसे बिल्कुल भूख नहीं लगना। सेकेंडली आरोचक, बिल्कुल भी लैक ऑफ एंथुजियाज्म, रुचि का लॉस होना, जिस भी प्रति उसे जिन भी चीज़ों के प्रति उसे रुचि थी वो भी समाप्त होने लग जाती है। वो रुचिकर जो चीज़ें होती हैं उनमें भी उसका एंथुजियाज्म खत्म होने लगता है। अविपाको, इंडाइजेशन, एज आई टोल्ड यू, जब आप अग्नि को दुष्ट करेंगे, जो भी हमने कारण अभी डिस्कस करे, उन सभी के कारण अविपाक यानी कि इंडाइजेशन सिम्टम आपको मिलेगा। पेशेंट बड़ा कॉमनली और बड़े आसानी से बोलता है कि मेरा पेट ठीक नहीं रहता है, मुझे इंडाइजेशन लगता है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं काफ़ी एंथुजियास्टिक नहीं रहता, थका थका सा रहता हूँ। ये सभी लक्षण अन्न व स्रोतस दुष्टि में भी हमें समझना चाहिए। दीज आर द लक्षण विच आर लिंक बिटवीन अन्न व स्रोतस एंड रस व स्रोतस। तो रस और अन्न व स्रोतस के लक्षणों को मिलाकर चिकित्सा करें। दोनों में आप जब देखेंगे तो आपको चिकित्सा एक ही मिलेगी, लंघन करना। लंघन के प्रकारों में हमने देखा था कि शमन औषधियों में दीपन और पाचन इसकी मेन चिकित्सा थी। यहां पर भी दीपन और पाचन ही मेन चिकित्सा है। यहां पर भी आम की चिकित्सा करने के लिए बोला है, वहां पर सर्वे लंघनम औषधम ऐसे बोला है कि सभी प्रकार के लंघन इसकी औषधि होते हैं। इसी प्रकार यहां पर आम की चिकित्सा करने के लिए कहा है, यहां पर शमन प्रकार के लंघनों का इस्तेमाल करते हुए आप इसकी चिकित्सा ले सकते हैं। वैलिडेट करने के लिए चरक सूत्र स्थान अध्याय 22 में जाएं, चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 में जाएं। 28 में आपको लिखा है सर्वे लंघन औषधम। चरक विमान स्थान अध्याय 5 में जाएं, श्लोक नंबर 25 को देखें, वहां पर लिखा है आम की चिकित्सा करने से आपको अन्न व स्रोतस की दृष्टि में लाभ होता है। 3 रेफरेंसेस आपके सामने हैं। चरक विमान स्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 25, चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 जहां पर आपको रस व स्रोतस की चिकित्सा सर्वे लंघन औषधम के बारे में लिखा है। लंघन को पाने के लिए आपको चरक सूत्र स्थान अध्याय 22 लंघन ब्रहणी अध्याय में जाना पड़ेगा। लंघन के प्रकारों को समझने के लिए 2 भागों में विभाजित करना पड़ेगा, जिसमें शोधन लंघन में 4 प्रकार की संशुद्धियां, वमन, विरेचन, शिरोविरेचन और निरुवस्तियों के बारे में वर्णन आता है, और अन्य में शमन चिकित्सा में दीपन औषधियों और पाचन औषधियों के बारे में वर्णन आता है। त्रिषा लंघन, भूखे रहना, ये सब भी आते हैं, लेकिन वहां से आपको दीपन और पाचन को लेना है। अब दीपन और पाचन को अगर बिल्कुल इजी तरीके से ट्रीट करना है तो आप चरक सूत्र स्थान अध्याय 4 में चले जाएं, आपको दीपनी महाकषाय प्राप्त होगा। दीपनी महाकषाय को आप देखें तो चरक सूत्र स्थान अध्याय 4, बड़ी इजी मेडिसिन और घरेलू मेडिसिन से आप अन्न व स्रोतस दुष्टि की चिकित्सा को शुरू कर सकते हैं ट्रीट करना। दीपनी महाकषाय चरक सूत्र स्थान अध्याय 4। उसी प्रकार जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब आप कल्पों के बारे में सोचेंगे तो आपको चरक चिकित्सा अध्याय 15 गृहिणी की चिकित्सा में जाना चाहिए, और वहां के कल्पों को निर्धारित करना चाहिए सेगमेंट में कि शमन रूप से आप क्या यूज करें।
तो वहां पर दीपन करने के लिए वहां पर अत्यधिक रूप से घृत और तक्र का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एवरीडे डे टू डे लाइफ में भी आप यूज करते हैं। तक्रारिष्ट बनाने की विधि बताई है। घृत में दशमूल घृत को यूज किया है। नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप इसे इस तरीके से मत समझें कि हमें क्या ट्रीट करना है, पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझें कि जब भी आपको ट्रीटमेंट मॉड्यूल डिसाइड करना है तो आपको दीपन और पाचनी मेडिसिन के बेसिस पे ही डिसाइड करना होगा। हम आयुर्वेद की जब भी बातें करते हैं या चिकित्सा समझते हैं तो दीपन पाचन बड़ी आसानी से बोल जाते हैं, लेकिन दीपन और पाचन औषधियों का सिलेक्शन क्राइटेरिया जब आपको लेना है, चरक सूत्र सन अध्याय 4 में चले जाएं, चरक चिकित्सा अध्याय 15 में चले जाएं। इनसे आपको बड़ी आसानी से और बड़ी स्ट्रेंथ वाली दीपन और पाचन औषधियां प्राप्त होंगी। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एनी डिजीज आई एम सेइंग, किसी भी डिजीज में आप जब शुरुआत करते हैं और आप अगर दीपन पाचन औषधियां उसे देते हैं, जो कि 2 रेफरेंस मैंने आपको बताए, उसके लाभ से आप अन्नव स्रोतस तो ठीक है, आप रसव स्रोतस भी और साथ ही साथ उत्तर चीजों को करते हैं। अब ये क्यों मैंने कहा, उसका आंसर मैं आपको देता हूं। क्योंकि जब लक्षण समुच्चय हमारे सामने क्रिएट होता है हेतुओं के बाद, तो उसके बारे में बड़ा ब्यूटीफुल वर्णन आया है चरक चिकित्सा अध्याय 15 श्लोक नंबर 44। तस्य लिंगम अजीर्णस्य, अजीर्ण क्यों क्रिएट होता है, वहां पर उन्होंने बताया कि जब अन्न उचित रूप से नहीं पचता और उसके उत्पन्न होने वाले अजीर्ण के जब लक्षण आप देखते हैं तो वो अलग अलग जोन में उसका डिवीजन दिया है कि जब आप विष्टम्भ क्रिएट होता है और सिर्फ अजीर्ण होता है तो क्या होता है, शरीर में शिथिलता, बॉडी लैक्स हो जाती है, हेडेक होने लगता है, शिरशूल, मूर्छा, हमें डिस्कम्फर्ट होता है, कई बार चक्कर भी आते हैं, पीठ में, बैक साइड में और कटी में लगातार स्टिफनेस क्रिएट होने लगती है, जम्हाइयाँ आने लगती हैं, पूरी बॉडी में किसी ने मारा हुआ हो ऐसा फील होने लगता है, लगातार प्यास लगती है, कल भी हमने डिस्कस किया था, ज्वर सी फीलिंग आती है, हमें ऐसा लगता है जैसे हमें फेवरिश फीलिंग है, मन में अच्छा नहीं लगना, इंद्रियों में अच्छा नहीं लगना और पूरी बॉडी में संताप के लक्षण क्रिएट होना ऐसा लगने लगता है, बड़ा बार बार वमन प्रवाहन मतलब कि बार बार उल्टी जैसी इच्छा होती है और भोजन के प्रति अरुचि और अन्न पचन की कंडीशन नहीं होना। ये सिर्फ सामान्य अजीर्ण के लक्षण हैं जो कि चरक चिकित्सा अध्याय 15 श्लोक नंबर 44 में दिए हैं। लेकिन इसके बाद की जो लाइंस हैं जो उसमें बताया है, जब इसमें पित्त संश्लिष्ट कर जाता है, मतलब कि पित्त का कोलैबोरेशन हो जाए, आपको एसिडिटी भी हो साथ में इंडाइजेशन भी हो जाए, तब पूरे शरीर में बर्निंग सेंसेशन, बहुत ज्यादा प्यास लगना, आपको जब बोलते हैं छाले हो जाना, जैसे कॉमनली बोला जाता है अरे आपका पेट सही नहीं है, इंडाइजेशन हुआ है और आपको छाले हो गए, इसका मतलब है पित्त का संश्लिष्ट क्रिएट हुआ है। आपको एसिडिटी होना, अम्ल पित्त के लक्षण क्रिएट होना और पित्त के अन्य विकार भी आपको क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन वहां पर आम निर्मित हो जाएगा क्योंकि यहाँ पित्त की संसृष्टि हुआ है। लेकिन अब कफ की जब संसृष्टि आती है तो यहां बार बार बोला है आपको यक्ष्मा भी हो सकता है। धातु, क्योंकि अन्य धातु हैं जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अगर उसके पहले ही रस बनने से पहले ही अगर आहार रस में आम की उत्पत्ति हो गई है और आम विष के रूप में आ गया तो डेफिनेटली यक्ष्मा के रूप में आपको लक्षण दिख सकते हैं। एक्सेसिवली यक्ष्मा जैसे डीजनरेटिव चेंजेस आपको प्रत्येक धातु में मिलने लग जाएंगे। पीनस क्रिएट होना, पहले आप जरूर ध्यान दें, कभी भी बहुत इजी वे में अगर रनिंग नोज हो रही है, कंटिन्यूस रनिंग नोज हो रही है तो इसको बिल्कुल लाइटली ना लें। ये आपकी शुक्र व स्रोत दुष्टि मतलब कि सारे धातुओं की दुष्टि भी एक इंडिकेट करती है। प्रमेय के लक्षण क्रिएट होना, एक्सेसिव यूरिनेशन अगर हो रहा है उस पेशेंट को, क्योंकि प्रभुत मूत्रता शुरू होने लगती है और ऐसे अत्यधिक भूख लगती है जो कि सही नहीं होती, मतलब कि एक फेक रूप से उसको भूख लगती है, तो भी हमें प्रमेय के इंडिकेटेड कंडीशन इनको समझना चाहिए। और कफजन्य विकार होते हैं तो वात में क्या होगा, पित्त में क्या होगा और कफ में क्या होगा, इन चीजों को समझने आमविष किस तरीके से हर दोष के साथ जाके अलग अलग लक्षणों को क्रिएट करता है। हम कहते हैं सर्वे रोगापि मंदग्नि, उसका ही डायरेक्ट रेफरेंस है किस तरीके से ये होता है। जब वो मूत्राशय में जाता है तो मूत्र के संयुक्तों के मूत्र विकार क्रिएट करने लगता है। जब वो मल में जाता है तो अनेक प्रकार के मल और उदर विकार क्रिएट करेगा, जैसे उदर होना, अर्श होना। ये सब कब हो गए, जब वो पक्वाशय के बाद पुरीश के साथ मिलने लग जाएगा और आपको उदर जैसे अन्य लक्षण मिलेंगे, वहां पर ब्लॉकेजेस क्रिएट होगा। जब वो धातुओं से मिलता है तो प्रत्येक धातु के, जैसे रसादि विकार, रस के विकार, दुष्ट विकार, रक्त के दुष्ट विकार, मांस के, मेद के, अस्थि के, मज्जा के, शुक्र के, ऐसे ही प्रत्येक व्याधियां क्रिएट होंगी
और जो व्याधि क्रिएट होने का जो सेगमेंट है वो इसी सूत्र से आपको पता चलेगा। चरक चिकित्सा अध्याय 15 श्लोक नंबर 44 to 50 आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये वैलिडेट हो जाएगा कि हर एक डिजीज के रिस्पॉन्सिबल अन्न व स्रोतस दुष्टि है, और उसमें भी मुख्य कारण आम है। अगर आपकी भोजन और लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है तो यू मे लीड टू एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर। जहां पर भी आम की गति होगी वही आपको डिजीज क्रिएट हो जाएगी, चाहे वो मूत्र विकार हो, चाहे वो पुरीश विकार हो, चाहे वो उदर हो, चाहे वो रस प्रदोषज विकार हो या शुक्र प्रदोषज विकार हो। एनीथिंग कैन बी हैपन बिकॉज ऑफ द आम क्रिएशन। और अगर आपको आम क्रिएट हो रहा है इसका मतलब आपका अन्न व स्रोतस दुष्ट है। चिकित्सा बड़ी आसान है, ये सब तो सही है, लेकिन चिकित्सा बड़ी आसान है। मैंने आपको बताया चिकित्सा में आपको सिर्फ दीपन और पाचन करना है। दीपन और पाचन करना मतलब कि उसकी अग्नि को, उसकी गृहिणी को ठीक करना, उसकी पावक को मतलब अग्नि को बढ़ाना, जिसके लिए आपको चरक सूत्र स्थान अध्याय 4 में जाना है और दीपनी महाकषाय को देखना है, जिससे आपको बेसिक मेडिसिन क्या यूज करनी है स्टार्टअप करने के लिए, मेडिसिन स्टार्ट करने के लिए वहां आप पहुंचिए। क्योंकि औषध चतुष्क के रूप में चरक ने अपने बिल्कुल स्टार्टिंग मास्टर फॉर्मूले वहीं बता दिए हैं। तो आपको पहुंचना है चरक सूत्र स्थान अध्याय 4 और दीपनी महाकषाय को निकालना है। वहां आपको मिलेगा अध्याय 4 में श्लोक नंबर 9 में पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्रक श्रृंग वेर अम्ल वेतस मरीच अजमोदा भल्लातक अस्ति हिंगु निर्यासा इति दशेमानी दीपनयानी भवंती। सी द वेरी इजी थिंग्स विच वी आर हैविंग एवरी डे। पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्रक और शुंठी। षडूषण पंचकोल का यूज करें, बिल्कुल इजी ट्रीटमेंट से वैलिडेट ट्रीटमेंट है और प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। कहीं पर भी आप अन्न व स्रोतस दुष्टि में फंसें या फिर ऐसे लक्षणों को प्राप्त हों तो सिंपल दीपन द्रव्य देकर आप उसकी ट्रीटमेंट मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे अन्य इजी मेडिसिन हैं, मैंने आपको नाम भी दिए कि आप तक्रारिष्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, दशमूल घृत का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी मेडिसिन बताने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट डायग्नोसिस, उसके हेतुओं को लक्षण के साथ मिलाना और उस लक्षण के बाद उसके चिकित्सा के मूल को समझना कि दीपन पाचन हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा, यहाँ पर हमको ये ट्रीट करना है। यहाँ पर शोधन प्रक्रियाओं के बारे में एक्सेसिव वर्णन नहीं है। यहाँ पर शमन प्रक्रियाएं और शमन दीपन और पाचन प्रक्रिया मतलब कि शमन प्रकार के लंघन से ही आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अन्न व स्रोतस दुष्टि के मेन चिकित्सा उपक्रम को मैंने आपको समझाया। यहाँ पर इलेबरेटिवली अगर आपको रेफरेंस यूज करना है तो चरक चिकित्सा अध्याय 15 को यूज करें, उसमें बताई गई शमन चिकित्सा का प्रयोग करें। शमन चिकित्सा के साथ डे टू डे लेवल पे बस उतना ये ध्यान रखें कि आप जितना निदान परिवर्जन इन द केस ऑफ अन्न व स्रोतस करेंगे उतनी ही जल्दी आप ट्रीटमेंट मॉड्यूल को सक्सेस पाएंगे। अगर आपने अन्न व स्रोतस स्पेसिफिकली अन्न व स्रोतस में और रस व स्रोतस में अगर आपने उनके हेतुओं को स्टॉप नहीं किया तो आपको ट्रीटमेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं मिलेगा, अपुनर्भवता नहीं होगी। मतलब कि पुनर्भव ट्रीटमेंट अगर आपको अपुनर्भव ट्रीटमेंट करना है तो आपको निदान परिवर्जन पहले ही इन दोनों स्रोतसों में ब्लॉक करना पड़ेगा, अदरवाइज पुनर्भव होगा और डिजीज आपको बार बार दिखेंगी। अविपाक के लक्षण, छर्दी के लक्षण आपको हर दिन मिलेंगे, अरुचि आपको प्रत्येक दिन मिलेगी। वो पेशेंट कभी भी ईजी और रिलैक्स नहीं मिल पाएगा। सो बी केयरफुल अबाउट द निदान। हेतु, लक्षण और चिकित्सा को ट्राइंगल बना के ट्रीट करें और हर प्रत्येक जगह उसका उपयोग करें। यहाँ के मूल कीवर्ड्स थे चरक चिकित्सा अध्याय 15 गृहिणी, चरक सूत्र स्थान अध्याय 28, चरक सूत्र स्थान अध्याय 22, चरक विमान स्थान अध्याय 5। ये हमारे मूल चैप्टर्स थे जिनके कारण हम अन्न व स्रोतस को आसानी से समझ पाए। सादर धन्यवाद। फिर से वही आह्वान, प्रत्येक दिन स्टे एट होम एंड बी सेफ। आप जितना घर पे रहेंगे, आयुर्वेद का जितना पालन करेंगे, आयुष गाइडलाइन को पूरी तरह पालन करें और उन्हीं द्रव्यों का इस्तेमाल करें। प्रत्येक दिन पूरी तरह से गुनगुने पानी पर रहें। जितना आप गुनगुना पानी पिएंगे उतना ही जल्दी आप डिटॉक्स प्राप्त होगा और उतना ही जल्दी आपको दीपन और पाचन के लक्षण मिलेंगे। जितनी आपकी अग्नि अच्छी रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको आम प्राप्त होता है तो प्रत्येक व्याधि का मेन कारण वही है। जिस जिस जगह पे वो आम जाएगा वहां उसके व्याधि के लक्षणों को देकर एक नामकरण एक व्याधि का हो जाएगा, लेकिन मूल कारण आम है और अग्नि की दुष्टि है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। सादर धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर से मिलेंगे अगले स्रोतस के साथ। वहां पर फिर रसव स्रोतस को डिस्कस करेंगे। जैसे हमने ज्वर को सिर्फ समझा था, हम रसव स्रोतस की अन्य व्याधियों को भी समझेंगे। सादर नमस्कार।